गुड इवनिंग फ्रेंड्स, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संदीप सर आप लोगों को एक बार फिर से कुछ जीएस के क्वेश्चन जो कि इतिहास की वर्कशीट हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे। अभी मैं 2 दिन से समय नहीं पा पाया, इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। हम लोग उसी क्वेश्चनों के आगे भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी को एक और जानकारी दे दें कि आज कल 31 तारीख है, 31 जनवरी। कई सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम भी है सीटेट का। आप सभी को जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग सुकून से पेपर दीजिएगा। ईश्वर चाहेगा तो आप सभी लोग पेपर में सफल होंगे। मेहनत से आप लोगों ने जो इतने दिन पढ़ाई की है उनका समय आ गया है कि आप लोग उसको अपना 100% दीजिए और जा कर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग उस दिन ध्यान होगा, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। वर्कशीट चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था, तो लोदी वंश था। अब उसके आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है मित्रों, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा कौन था। अब ध्यान दीजिए, तैमूर जिस समय भारत आया उस समय ये तैमूर भारत कब आया, तो 1398 ईस्वी में तैमूर भारत आया। कब आया? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो 1398 ईस्वी में जो शासन चल रहा था वो चल रहा था तुगलक वंश का, क्योंकि तुगलक वंश आपका 1320 से लगाकर सन 1414 के बीच में तुगलक डायनेस्टी है। तो तुगलक वंश का ही शासनकाल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तैमूर भारत पर आक्रमण करेगा तो उस समय तुगलक वंश के ही कोई राजा का शासनकाल होगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं मित्रों। ऑप्शन में दिया हुआ है निजाम खां, नासिरुद्दीन महमूद, मिनहाजुद्दीन सिराज और इनमें से कोई नहीं। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, निजाम खां सिकंदर लोदी का उपनाम था। किनका था मित्रों? सिकंदर लोदी का उपनाम था निजाम खां। तो ये तो आपका उत्तर होगा नहीं। मिनहाजुद्दीन सिराज एक राइटर का नाम है, ये भी नहीं होगा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का ही शासनकाल चल रहा था जिस समय सन 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें बाबर ने, जो कि मुगल वंश का संस्थापक हुआ करता था, उसने लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पराजित हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो डी उत्तर होगा। 21 अप्रैल सन 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा किसके आदेश पर दिल्ली में स्थापित करवाया गया था। हुमायूं का मकबरा, आप सभी लोग जानते हैं हुमायूं के मकबरे की एक खासियत भी है, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरे का गुंबद है उसमें पहली बार वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ था। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से भी जाना जाता है। अब ताजमहल का मकबरा किसके आदेश पर दिल्ली में स्थापित हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा बनवाया तो अकबर ने है, क्योंकि अकबर बेटा था हुमायूं का। लेकिन ये जो मकबरा दिल्ली में बनवाया गया ये हाजी बेगम के आदेश पर बनाया गया था। आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों उसी उत्तर बिल्कुल सही है। हाजी बेगम के आदेश पर ही अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था। अब इब्ने बतूता आप सभी लोग को ध्यान होगा, इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। ये सन 1333 ईस्वी में भारत आया। उस समय हिंदुस्तान पे एक राजा शासन कर रहा था जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम लोग हिंदी में सफ़रनामा कहते हैं, जिसको रेहला के नाम से जाना जाता है। रेहला आपसे पूछेगा इब्ने बतूता ने कौन सी पुस्तक की लिखी है, तो इब्ने बतूता ने रेहला पुस्तक की रचना की थी। और ये किस देश का यात्री था मित्रों? तो ये मोरक्को देश का यात्री था। और ये कब भारत आया? तो 1333 ईस्वी में इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक किसके काल में भारत आया था। अब क्लास में हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, ध्यान होगा किसी को, तो क्लास में हमने डिस्कस करते वक्त आपको बताया था निकलो अब बारबोसा, एक ट्रिक थी इसकी, निकलो अब
बारबोसा, बारबोसा। ध्यान दें मित्रों, निकोलो का मतलब निकोलो कोंटी, और ये देवराय फर्स्ट के काल में आया था। देवराय फर्स्ट के काल में कौन आया था? तो निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के काल में आया था। अब से अब्दुल रज्जाक देवराय सेकेंड के शासनकाल में भारत आया था, और बारबोसा जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। कृष्णदेव राय के काल में भारत आया था। क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन में है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अभी हम लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है, तो उसमें हमने आपको बताया कि अब्दुल रज्जाक जो था वो देवराय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। तो आपका ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अब ये देवराय द्वितीय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का राजा है, आप जानते हो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए, उसको पढ़ के आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि जो एक युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य में, एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो गई थी। तो आप सभी लोग हमको ये कमेंट सेक्शन में उत्तर बताएंगे कि ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये हुआ किस सन में था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध किस सन में हुआ था, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर लेते हैं मित्रों। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ध्यान दें मित्रों, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किस सन में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन सन 1539, तो आप सभी लोग जानते हैं 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य में चौसा का युद्ध हुआ था, यानी कि 1539 नहीं होगा। 1194 सन 1194 ईस्वी, आप जानते हैं मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में किसको पराजित किया था मित्रों? जयचंद को पराजित किया था। तो आपका ये भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट 1540 ईस्वी, आप जानते हैं 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। तो आपका जो सी उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। सन 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बार ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि मौर्य वंश में समाहर्ता क्या होता है। अच्छा, समाहर्ता और एक होता है सन्निधाता, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो समाहर्ता जो होता है वो आय का संग्रहकर्ता होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी भी आपके पेपर में आएगा समाहर्ता, तो समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता होता है। और अगर यही पेपर में आ जाएगा सन्निधाता कौन होता है, तो सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो सन्निधाता होता है, सन्निधाता वो राजकीय कोषाध्यक्ष होता है सन्निधाता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौर्य वंश में समाहर्ता का अर्थ होता था आय का संग्रहकर्ता, जो होता था उसको समाहर्ता के नाम से जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? देवभूति, वासुदेव, सुशर्मा और पुष्यभूति वंश। देखिए पुष्यभूति वंश तो आपका उत्तर बिल्कुल ही गलत हो गया। देवभूति ये एक्चुअली शुंग वंश का अंतिम राजा का नाम देवभूति था। देवभूति को पराजित किया किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने पराजित किया तो यानी कि इसके बाद जो वंश है वो कण्व वंश था। तो आपका संस्थापक जो हो गया वो वासुदेव हो गया। और इसी वंश का, कण्व वंश का अंतिम राजा जो था वो सुशर्मा था। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। जिसने क्या किया? जिसने देवभूति की हत्या की। जो कौन था? जो नंद वंश का, जो किस वंश का अंतिम राजा था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश का अंतिम राजा था। तो उसको पराजित करके उसने राजगद्दी आसीन की थी, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजकीय वंश कौन सा है? अब ध्यान दें मित्रों, मुगल वंश दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत। लोधी वंश तुगलक वंश डिस्कस कर लेते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल सन 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, तो लगभग आपका 94 ईयर तक जो शासनकाल रहा है वो किनका रहा है मित्रों? 96 ईयर तक तुगलक वंश का रहा है। लोधी वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1451 से लेकर के 1526 तक रहा है। गुलाम वंश का जो शासनकाल रहा वो 1206 से लगाकर 1290 तक रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राजा थे या राजकीय वंश था वो आपका तुगलक डायनेस्टी था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा मित्रों, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला राजकीय वंश तुगलक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अशोक की किस पत्नी का वर्णन कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है? तो अशोक की जिस पत्नी का वर्णन कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है उनके पुत्र का नाम तीवर था और उनका नाम कारवाकी था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अशोक की किस पत्नी का वर्णन कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है, तो कारवकी का वर्णन कौशाम्बी अभिलेख में किया गया है। और कौशाम्बी अभिलेख को अकबर राजा ने, ध्यान रखिएगा मित्रों, कौशाम्बी अभिलेख को अकबर राजा ने इसको आगरे के किले में बनवाया है, ध्यान रखिएगा, आगरे के किले में इसको सबमिट कर दिया गया था। तो वर्तमान में यह आगरे के किले में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस राजा ने किसानों के लिए अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की थी? आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा राजा भी था जिसने किसानों के लिए एक सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि नामक परियोजना स्टार्ट की थी। दोआब में कर वृद्धि की जो योजना थी उसमें किसानों पर भयंकर, आप देखते होंगे, भयंकर अत्याचार किए गए थे। उसी अत्याचार से बचाने के लिए किसानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना स्टार्ट की थी जिसको अमीर एक कोही या दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें किसान क्या कर सकते थे, किसानों को मुफ्त बीज देने का प्लान था, किसानों को एक सोनधर, एक ऋण होता था जैसे वर्तमान में केसीसी होता है, उस प्रकार से रणनीतियाँ स्टार्ट करने वाला राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने किसानों के लिए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मित्रों, वो कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? अब हर्षवर्धन की दो राजधानियां हैं, एक तो कन्नौज और दूसरी थानेश्वर। लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बना उस समय जो इसकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। लेकिन हर्षवर्धन, आप सभी लोग जानते हैं, बाद में उसने अपनी बहन के सम्मान में कन्नौज को अपनी राजधानी कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? तो आपका उत्तर बी सही होगा, थानेश्वर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालिदास का नाटक नहीं है? विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। तो आप सभी लोग जानते हैं जो कालिदास थे, कालिदास के 3 नाटक हैं। विक्रमोर्वशीयम राजा पुरवा और उर्वशी की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये आपके राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। मालविकाग्निमित्रम राजा अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। कुमार संभवम जो है, तो कुमार संभव में भगवान शिव और पार्वती का वर्णन किया गया है और उसके बाद फिर कहानी कार्तिकेय के जन्म की है। तो कुमार संभवम जो है वो महाकाव्य है, ध्यान दें मित्रों, कुमार संभवम महाकाव्य है। इसमें मैंने क्वेश्चन किया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कालिदास का नाटक नहीं है? तो आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुमार संभवम जो है वो एक कालिदास का नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ किस वन से संबंधित है? अब मेहरौली का लौह स्तंभ से एक राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जिसमें देवराज, देवगुप्त ऐसे करके इस राजा का नाम वर्णन किया गया है। अब देवराज और देवगुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिस वंश से संबंधित है उस वंश का नाम गुप्त वंश है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश से संबंधित है, तो ए गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? अब हमने आपको ट्रिक बताई थी, याद होगा, आसुमादा। अगर पूर्वी स्थल आता है तो आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल आता है तो सुतकांगेंडोर, उत्तरी स्थल आता है तो मांडा और दक्षिणी स्थल आता है तो दाइमाबाद। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन पूछा है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है मित्रों? तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान में है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी उत्तर सही है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा नगर जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता में कालीबंगा एक ऐसा नगर भी है जहां से आप सभी लोग जानते हैं जुते हुए खेत के साथ साथ अलंकृत ईंटें, मतलब कि ऐसी ईंट जो कि अच्छी हों, जिनको देखने में अच्छी लगे, जिन पर कोई ना कोई डिजाइन की गई हो, नक्काशी की गई हो, ऐसी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान दें मित्रों, कल्पसूत्र पुस्तक जैन धर्म की पुस्तक है। इस पुस्तक में 24 जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का वर्णन किया गया है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में केवल एक ही ऐसा धर्मगुरु है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आप जानते हो जैन धर्म के 2 पार्ट थे, एक का नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु।
जिसमें हम लोग पढ़ते थे भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय के, और जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के गुरु थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भद्रबाहु ने कल्पसात पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का नवजनक या नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। CR दास जो है, चितरंजन दास, इनको आप सभी लोग जानते होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में अभिलेखों का लेखन कार्य किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ करवाया था? तो हिंदी भाषा में सबसे पहले जिन राजाओं ने अपने अभिलेख लिखवाए थे उन राजाओं को सेन वंश के नाम से जानते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, खालसा भूमि का प्रारंभ करवाया था? आप सभी लोग जानते हो खालसा भूमि वह भूमि हुआ करती थी जो कि राजा के नियंत्रण में रहती थी, और इसको सबसे पहले जिस राजा ने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया था? पारसी नववर्ष पर मनाया जाने वाला नवरोज उत्सव भारत में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने लेकर आया वो व्यक्ति कौन था मित्रों? तो उस राजा का नाम था बलबन। क्या नाम था उन राजा का? बलबन जो राजा था, बलबन ने भारत में पहली बार नवरोज प्रथा को या नवरोज उत्सव को प्रकाश में लाया था या सामने लेकर आया था। चलिए ये आपके 42 क्वेश्चन हम लोगों ने इतिहास वर्कशीट के डिस्कस किए हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, हम अगले हफ्ते मंगलवार से, जो कि आप जानते हैं कि आने वाला मंगलवार है, आज 31 तारीख, सॉरी आज 30 तारीख है, कल 31 है, तो 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा मित्रों, 2 फरवरी को शाम को 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं UP-SSC का। या मान लीजिए जो भी वनडे एग्जाम, अगर एक दिवसीय परीक्षाएं आप लोग की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताइए, और हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आप लोग एक प्रयास और करेंगे, जैसे हम लोग संडे को जब क्लास चलाएंगे नेक्स्ट टाइम से, तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कि क्लासेस किस प्रकार की चलेंगी, आप लोग ज़रूर उसको पढ़िएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे मेन है, आने वाला मंगलवार यानी कि 2 तारीख को एक करंट अफेयर की वर्कशीट भी है, आप जानते होंगे। मंगलवार को हम लोग करंट अफेयर की डिस्कस करेंगे वर्कशीट शाम टाइम, और लेकिन क्लास में भी हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो प्रयास यही करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करिएगा इस वीडियो को, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने मित्रों को भी बताइए कि हाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे बेहतर चीज़ें दे पाएँ, जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और आशा भी है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए अच्छा मित्रों, तो इसलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा वीडियो देखते भी हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पर। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।